नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। फिर तबाही की जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम खत्म होने का ऐलान अमेरिका ने किया और इसके बाद ताबड़तोड़ हमले अमेरिका ने ईरान के 4 प्रांतों में किए हैं, जिसमें सैन्य ठिकाने हैं, तेल की रिफाइनरीज हैं और इस आक्रमण में तमाम तरीके का भारी नुकसान हुआ है। और ईरान के चाह बहार बंदरगाह, खार्क द्वीप सहित करीब 170 सैन्य और तेल निर्यातक ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया है। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने भी खाड़ी देशों, विशेष रूप से बहरीन, कुवैत, कतर में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के जवाब में, जैसा कि मैंने बताया, कि कतर के दोहा, बहरीन और जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें और ड्रोन दागे। ईरान ने अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई इस जंग के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है, जिससे भारत समेत तमाम देश जो इस पूरे क्षेत्र पर निर्भर हैं, उनमें पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, CNG की किल्लत हो सकती है और महंगाई भी बढ़ सकती है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, आपूर्ति सामान्य सी लगने लगी थी भारत में भी, और भारत के एंगल से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये युद्ध और भीषण होता है तो भारत को पिछले युद्ध में भी सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है, चाहे आर्थिक हो, चाहे महंगाई के दृष्टिकोण से हो, बहुत सबसे ज़्यादा नुकसान भारत को ही हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी थी, लेकिन एक बार फिर मिडिल ईस्ट में फिर से जंग छिड़ जाने के बाद महंगाई और निर्यात सीधा प्रभावित होने का जोखिम भी है। होर्मुज़ जल डमरू बंद करने का दावा ईरान ने किया है और अमेरिका ने वहीं पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जहाज़ों पर हमले किए हैं। दोनों तरफ से दावे प्रति दावे हैं, लेकिन अगर वाकई होर्मुज़ जल डमरू बंद हो गया है तो भारत पर निश्चित तौर पर अगले 2-4 दिनों के अंदर बड़ा असर देखने को मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें नीचे आई थी वो चढ़ने लगेंगी। इससे भारत में परिवहन, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। भारत के लगभग 13 से 15% गैर तेल निर्यात पर सीधा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जहाज़ों की अनुपलब्धता और परिवहन महंगा होने से आपूर्ति श्रृंखला टूटने का खतरा है। तो ये युद्ध कितना घातक है हमारे लिए, भारत के लिए और दुनिया के लिए, और ऐसा क्यों हुआ, ये बड़ा सवाल है। और आज हम इस कार्यक्रम में एक बार मेहमानों से हमारे साथ तमाम लोग जोड़ेंगे, इस पर हम एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन आखिर क्यों शुरू हो गई फिर तबाही की जंग? एक बार फिर से क्यों शुरू हो गई है तबाही की जंग और भारत पर कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? दुनिया किस दृष्टिकोण से इस युद्ध को देख रही, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से मिसाइलें दहक उठी, तबाही चारों तरफ दिखने लगी। अमेरिका ने दावा किया है कि 170 ठिकानों पर उसने हमले किए हैं, मिसाइलों से हमले किए हैं, और जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। भी उनके सुप्रीम लीडर को दफनाए हुए भी चंद दिन हुए हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार इस तरीके की स्थितियाँ और युद्ध विराम टूटा क्यों, ये बड़ा सवाल है। ये सवाल इस कार्यक्रम में आज हम पूछेंगे। हमारे साथ तमाम जाने माने डिफेंस और फॉरेन एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस कार्यक्रम में हैं। मिडिल ईस्ट और दुनिया के तमाम देशों में राजदूत के रूप में काम करने वाले प्रमोद पाहवा साहब भी हैं, डिफेंस और जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनके अच्छे खासे जानकार हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाने वाले डॉक्टर MJ अगस्टिन विनोद साहब भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। मेजर मोहम्मद अली शाह अभी थोड़ी देर में आएंगे। मेजर विराट मिश्रा इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक अजय शुक्ल भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सीधे एक बार कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर प्रमोद पाहवा से करेंगे। डॉक्टर प्रमोद पाहवा, क्या स्थितियाँ लगी जो अचानक बिल्कुल एकदम से ये फिर से शुरू हो गया और हम लोग सब लोग तो एक अजीब सी आशंका में घिर गए हैं? डॉक्टर पाहवा।
जी, आपको आवाज आ रही होगी जी शायद। जी, बोलिए कृपया। हाँ। तो सर, आपके भी प्रोग्राम में और पहले भी हमेशा से मेरी एक बात का मानना है कि जो डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। जी तो अगर आज युद्ध शुरू हुआ है या बंद हुआ है, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, इसको अगर हम जड़ से देखें तो इस युद्ध को शुरू करने के पीछे लक्ष्य क्या था अमेरिका का। वो ईरान के साथ तो उसका 46 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरी दुनिया को नए नक्शों में और नए तरीके से रीसेट करने के लिए शायद ये युद्ध शुरू किया गया। उसमें हो सकता है कि ईरान को भी दो तीन हिस्सों में बांटने का सोचा गया हो, पाकिस्तान को भी अलग अलग हिस्सों में बांटने का सोचा गया हो, और मेन उसका पर्पस ये था कि वो चाइना को किसी भी तरीके से कंटेन करे और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बार जीरो से लाकर और फिर से नई अर्थव्यवस्था को शुरू करे, जैसा वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम में हुआ था। जी तो हम उसी उसी परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मानना तो यही है, हमारी सोच भी यही है कि ये युद्ध अपने लक्ष्य तक जारी रहेगा। और उस लक्ष्य के अंदर अमेरिका का जो अपना इंटरेस्ट है, वो यही इंटरेस्ट है कि वो खाड़ी को रीसेट करके और खाड़ी के देशों को फिर से एक नए नक्शे में डाल दे, एक नया नक्शा बना दे। तभी आप देखें कि अगर ईरान हमले करता है सामने से, तो वो खाड़ी के उन देशों पर करता है जिसको कहते हैं कि वह अमेरिका के बेसिस है। जी और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को तो हुआ है, लेकिन भारत से भी बड़ा नुकसान यूएई को हुआ है। आज दुबई की प्रॉपर्टी और दुबई की इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट तक गिर गई है और उसकी फाइनेंशियल हालत कितनी बुरी तरीके से नीचे टूट गई है। खाड़ी के देश चाहते हुए भी ईरान का उस तरीके से विरोध नहीं कर पा रहे हैं। वो बहरीन पर हमले करता है, कतर पर करता है, और कतर को पहले भी तो एक दो बार इस तरीके से घुमाया जा चुका है, इराक को घुमाया जा चुका है। तो इन सब बातों को मानते हुए आप यही मान के चलें कि ये आग अभी चलेगी, भड़केगी, लेकिन दुआ ये करें, प्रार्थना ये करें कि ये जो चिंगारियां हैं ये दक्षिण एशिया तक ना आ जाएं। और उसकी संभावना इसलिए दिखती है कि पाकिस्तान आज इंसर्जेंसी में गिरा हुआ है, वहां अराजकता है, चाहे वहां पर बलोचिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही है, या पख्तूनिस्तान में चल रही है, या कश्मीर में चल रही है। और अगर वहां जो हमारा हिस्सा है पीओके, अगर वहां पर जनता ये नारे लगा रही है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के विरुद्ध हैं, तो दूसरी तरफ आप यहां भी ध्यान दें कि उमर अब्दुल्ला ने अचानक, उसको क्या हुआ कि वो उठकर उसने जो है जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी। इसका मतलब ये चिंगारियां यहां भी भड़काने की कोशिश हो सकती हैं। जैसे पंजाब के अंदर एकदम एक फिल्म चलाने के बाद और उसके साथ एफबीआई ने, जो अमेरिका ने दबाव डालना शुरू कर दिया है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर और बाकी भगवानपुरिया और बराड़ को लेकर, तो इन सब चीजों को भी इसी युद्ध का मैं एक हिस्सा मान के चलता हूं। जी और चूंकि युद्ध के तरीके बदल गए हैं, अब प्रॉक्सीज और ग्रे जोन बना के ज्यादा लड़ने लगे हैं, तो हमें तो अपनी अखंडता, अपनी अक्षुण्णता और अपनी संप्रभुता का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मेरा यही कहना है सर। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर प्रमोद पावा ने कही। और लॉरेंस बिश्नोई और जो फिल्म अभी रिलीज हुई फिर हटाई गई ओटीटी पर, उसको लेकर भी वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इनको इस तरीके से देखना जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध इस तरह भी लड़ा जाता है। अजय शुक्ल जी की तरफ जाएंगे। अजय जी, ये पहले युद्ध विराम जब हुआ तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और इजराइल बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। अब एकदम से अमेरिका बार बार ट्रम्प साहब कह रहे थे कि उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए ईरान पर, और जैसे ही वहाँ के सुप्रीम लीडर का जो जनाजा पूरा हुआ, उनका कार्यक्रम, उसके बाद ये देखिए लगातार हमले, मिसाइलें, ड्रोन, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि अमेरिका की सदैव दोगली नीति रही है। वो कहता कुछ रहा है, करता कुछ रहा है, दिखाता कुछ रहा है। और ये इतिहास गवाह, ये आज से नहीं, हम पिछले 5-6 दशक से ये चीजें देख रहे हैं। और जो ये सारी चीजें हैं, इसको समझने की जरूरत है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है कि, क्योंकि उसकी धरती पे कभी युद्ध होता ही नहीं। जी
युद्ध तो लड़ा जा रहा होता है दूसरे की धरती पे। वो कभी अफगानिस्तान में लड़ रहा होता है, कभी इराक में लड़ रहा होता है, कभी कहीं और लड़ रहा होता है। उसका जो भौगोलिक स्थिति है उसके देश की, वो ये है कि वो काफी हद तक सुरक्षित, और इसलिए वो सारे जगह अशांति फैलाता है। उसका धंधा है असलहे बेचना, वो करता है। वो दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए, दुनिया के इकोनॉमी को कंट्रोल करने की स्थिति में देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा खेल यहूदी लॉबी का है, जिसे हम डीप स्टेट के तौर पे भी देखते जी। और वही पूरा इस तरह से खेल करते हैं कि अशांति पनपे और उनकी बैंकें पूरी दुनिया को कंट्रोल करें, उनका मनी कंट्रोल हो, उनका जो असलहों की सप्लाई और इनसे रिलेटेड है वो भी धंधे उन्हीं के हैं, और इसी तरीके से ये सारे खेल करने के लिए वो लगातार कहीं ना कहीं युद्ध में पड़े रहते हैं। आप देखिए, अफगानिस्तान का खत्म हुआ था तो अब ईरान में आ गए, ईरान का खत्म होगा तो कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि इस तरह से करके दो चीजें होती है, एक अपना प्रभुत्व बनाते हैं, एक अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, दूसरी चीजें दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसे प्रभावित कर देते हैं, अपने प्रो कर लेते हैं, और इसी तरीके से और तमाम सारे नुकसान करते हैं। वो देश में भी करते हैं, मतलब दूसरे देशों में भी करते हैं, और उसके अलावा उन दो देशों को भी टारगेट करते हैं जो उनके मित्र देश हैं। लेकिन उन मित्र देशों को सावधान रहने की जरूरत है। आपको जाना होगा 1949 में जी पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो अमेरिका की यात्रा पे गए थे, पहली यात्रा थी एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो वो ट्रूमैन उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पे आए थे, ले गए थे। अमेरिका के इतिहास में, क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहला कोई ऐसा प्रधानमंत्री था जिसके लिए वहां के राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ा, और उसके बाद में उन्होंने क्या डिमांड रखी कि, और वो कह रहे थे हम प्रिविलेज दे रहे हैं कि आप अमेरिकन और जो ब्रिटेन का एंग्लो अमेरिकन जो अलायंस था उसके हिस्से बन जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत मना कर दिया। वो जानते थे जी कि ये खेल करके जिस तरह से किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने आगे चल के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, और उसको लेकर के वो समझ गए थे कि इनसे जो लाभ लिए जा सकते हैं वो लेने चाहिए, इनको अपना साथी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये घुसेंगे यदि देश में तो ये नुकसान करेंगे। और ये हम आज देख रहे हैं, आज भारत तमाम संकट झेल रहा है ड्यू टू अमेरिका, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री उसके आगे इस तरह से सरेंडर है कि जो जहां से कहेगा तेल लें, जहां से कहेगा ये करें, ईरान से आपको रिश्ते रखने हैं नहीं रखने हैं, रसिया से रखने हैं कि नहीं रखने, उसका नुकसान भारत उठा रहा है। और वो आप देखिए, एक और चीज बताऊं, प्रमोद जी जिक्र कर रहे थे अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का, मैं इसमें एक जो जिक्र कर रहा हूं कि पहलगाम की घटना हुई थी, पहलगाम की घटना में जो राइफल्स बरामद हुई जी, वो राइफल अमेरिका की थी, और वो अमेरिका पब्लिक में नहीं देता है, वो राइफल्स वो अपनी आर्म फोर्सेस को देता है, सिर्फ उसी को। तो जो वो बेचता भी नहीं, वो आतंकवादी लिए हुए थे। आप खेल को समझ सकते हैं। जी जी। लेकिन हमारी सरकार ने आज तक उसको लेके डोजियर नहीं रखा यूएन में। निश्चित रूप से ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमें इन सब चीजों को लेके बहुत सजग होना चाहिए, देखना चाहिए। इस समय जो रॉ चीफ है, इत्तेफाक से मेरे मित्र भी हैं और वो पंजाब काडर के ही आईपीएस है। अब उन्हें देखना चाहिए खेल क्यों हो रहा है, क्यों पंजाब को सिर्फ आप चुनाव जीतने के लिए धकेलना चाहते हैं फिर से आतंकवाद। ये सारी बड़ी चिंता का विषय है। ये बड़ी बात कह रहे हैं अजय जी। अजय जी, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है आपका। भी सोचना चाहिए जी। मैंने कहा बड़ा आरोप है आपका, और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि आतंकवाद की तरफ चुनाव जीतने के लिए इसीलिए कह रहा हूं कि आतंकवाद में दोबारा ढकेलने की एक साजिश हो रही है। मैं इन चीजों को बड़े नजदीक से जब देखता हूं तो पाता हूं कि क्या स्थितियां हैं और किस तरह से किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ के लोग सजग हैं और मुझे लगता है कि बहुत हद तक हैंडल करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ चिंगारियां तो
फूट जाती है, आग लग जाती है, उससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़ा सावधान रहने की जरूरत है इस समय देश को भी। और दुनिया में जिस तरह अमेरिका खेल कर रहा है, वो इस ठीक तरह है। से खेल करता है, फिर कहता है सीज फायर, और फिर मार्केट एकदम से उछलता है, वो बेनिफिट उसका गेन करता है, और फिर उसके बाद में मार्केट गिरती है, फिर एक मिसाइल छोड़ता है। तो ये खेल जो चल रहे हैं, ये पूंजी के खेल हैं, ठीक और ये बात है। देश को बर्बाद करने के खेल चल रहे हैं। ठीक है, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात अजय जी ने की कि ओवरऑल इसकी जो जड़ में वो पूंजी है। आज चूंकि ताज़ा हमले हुए हैं और भारत, हम लोग चिंतित हैं कि भाई ये अगर ये सब चलता रहा तो हमारे यहाँ तेल का संकट जैसे पिछली बार हुआ, बहुत सारी चीज़ों में हम दिक्कत में आए, उस पर हम क्या कर रहे हैं, कैसे, हमारे लिए कितना खतरा है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब आ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल भाटिया साहब इस कार्यक्रम में भी आ गए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत स्वागत कर्नल भाटिया। डॉक्टर पाहवा ने जो बातें अभी कहीं उनको रिलेट करते अजय जी ने कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया। डॉक्टर अगस्टीन की तरफ जाएंगे। अगस्टीन सर, लगातार युद्ध पर हमारी आपकी बात होती रही है, आज एक बार फिर से जो बातें आपने कही थी ईरान के बारे में वो 100% सही निकल रही हैं कि ईरान को जो शुरुआत में मैंने आपसे सवाल भी किया था कि ईरान कितने दिनों तक युद्ध लड़ पाएगा, आपने बहुत सारे विश्लेषण किए थे कि वो सागर में जो जहाज़ हैं वो दिवाली में बम फोड़ने के लिए नहीं, उनके अंदर ड्रोन है। बहुत सारी बातें आपने कही थी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर भी कहा था कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही उत्साह दिखा रहा है, इतना उत्साह ठीक नहीं उसके लिए। वो सारी चीज़ें सामने आई। ये जो समझौता जिसको हम कहते हैं युद्ध विराम, वो टूटा, और आज के हमलों को लेकर एक डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में क्या राय रखते हैं आप? दुर्गेश जी, धन्यवाद आप बुलाने के लिए। और टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जो नया अभी अभी जो मिलिट्री सिचुएशन है, ये यूएस और ईरान का आपस का, या फिर यूएस ईरान इजराइल आपस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया है। ये एक रीजनल थिएटर कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। और इतिहास गवाह है दुर्गेश जी, जो एशियन थिएटर में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है वो काफी लंबा चला, इतिहास गवाह है। और ये आगे जाकर के भी ऐसे ही होता रहेगा। देखिए, ईरान अकेला नहीं रह रहा है, उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो गल्फ में हैं, यमन, हूती, लेवांत में इनके अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये यूएस के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बनता नजर आ रहा है। और इसे कंटेन करना यूएस को छोड़िए, इजराइल को छोड़िए, किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब ये हथियार जमीन में डाल देते हैं तो ये एक आम नागरिक की तरह नजर आते हैं, और आम नागरिक को आप वो नहीं कर सकते, आप उनको मार नहीं सकते हैं। तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इंटरनेशनल कार्रवाई हो सकती है। अभी स्पेसिफिक एरियाज पे बात करते हैं वो जल्दी से। देखिए, जॉर्डन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है आज जी। कल रात को ये बिल्कुल करीबी से इसको देख रहा था, जांच रहा था। जो आईआरजीसी ने क्लेम किया है, उसने अल अजरक करके एक एयरबेस है जिसके ऊपर मैं फ्लाई कर चुका हूँ। अल अजरक बेस पे F-35 पार्कड है, और उस F-35 पे ईरान ने मिसाइल दागा है। और जॉर्डन का ये क्या स्टेटमेंट है और जॉर्डन ने क्या नहीं कहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। जॉर्डन के मिलिट्री ने ये कहा है कि मेरे कुछ मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुए हैं, लेकिन उन्होंने बोला हम ऑफिशियली कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि F-35 जो पार्कड है हमारे बेस, उस पर डैमेज हुआ कि नहीं। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है जी। इसका आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस अगर कहेंगे तो हो सकता है इंडियन टीवी चैनल्स में पहली बार इसका जिक्र हो रहा हो। जी। मैं तो इनके अरबिक चैनल से लेकर के इसको ट्रांसलेट करके सुनता हूँ। F-35 का वहां पे डैमेज होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इमेजरी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जो इमेजेस हैं वो हो सकता है शाम तक आ जाए जी। जॉर्डन क्यों इंपॉर्टेंट है? 4 बिंदु हैं दुर्गेश जी। जॉर्डन यूएस के लॉजिस्टिक हब हैं और इजराइल के साथ सटा हुआ है। सारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है इजराइल का जॉर्डन में है। जो इजराइल की तरफ जाने वाली सारी मिसाइलें जो हैं जॉर्डन से इंटरसेप्ट किए जाते हैं। सारी जो इंटेलिजेंस इनकी जो CIA हो या ना, इनके जो बाकी इंटेलिजेंस सिस्टम्स हों यूएस के जॉर्डन में स्थित हैं।
कोalition की जहाज, जैसे मैंने F-35 की जिक्र किया था, वो सारी जहाज जो हैं जी जॉर्डन में पार्कड हैं। जी इनको ये लगता है कि जॉर्डन पे अटैक ईरान नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने जॉर्डन पे अटैक कर दिया है। कतर में सारी जो इनकी अर्ली वार्निंग फैसिलिटीज हैं, सेंटकॉम की लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कतर बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, जी मिसाइल वार्निंग एरिया, इन सब पे अभी अटैक हुआ है। कुवैत भी मैं कई बार गया हूँ, हाल ही में भी गया था। इनका एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है जिसका नाम है अली अल सालेम या ऐसा कुछ उसका नाम है। यहाँ पे पेट्रियट मिसाइल तैनात हैं जिसके ऊपर भी अटैक हुआ है। बहरीन का जो नेवी का फ्लीट है, 100-200 मीटर दूर 3 महीने में वहां रहा हूँ। वो पूरा का पूरा फ्लीट, उनका जो अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम्स हों, ये सारी तहस नहस हो चुकी हैं। कल रात को फिर एक अटैक हुआ है। दोस्तों ने कंफर्म किया, ये हुई बात नहीं है। ओमान बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि यूएस के साथ भी नहीं है, ईरान के साथ भी नहीं है, और बिल्कुल ही त्रिशंकु की तरह लटका हुआ है ओमान। जी क्यों? हॉर्मूज के दूसरे तरफ ओमान है, और ओमान अपना वर्चस्व जो है हॉर्मूज में नहीं दिखा रहा है जो उसे दिखाना चाहिए। अगर ओमान थोड़ा सा भी अपना वर्चस्व दिखाएगा हॉर्मूज में, तो हमारी जो तेल संकट है वो लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि असल खैमा से आप कोस्ट को हक करते हुए मस्कट के इर्द गिर्द आप इन पेट्रोल जहाज को या गैस के जहाज को निकाल सकते हैं। जो इनका आइलैंड अल-कासिम आइलैंड है, जी उसके आसपास जाने की आपको जरूरत नहीं है। सो ये है अच्छा, संक्षेप में इसकी वजह क्या कल है? रात इसकी से वजह क्या है? लेके मैं इंटरप्ट कर तक रहा की हूँ, स्थिति। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अदब के साथ में, कि ये वजह क्या है? ओमान इतना क्यों, मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? पीछे क्यों है? क्या क्या वजह है? देखिए, दो चीजें हैं। ओमान जो है ईरान पे काफी हद तक निर्भर है, और ओमान के जो बड़े बड़े शेख हैं उनके जो पैसा जो है दोनों जगह लगा हुआ है। तो ओमान दो हिस्सों में है, काफी लोगों को ये नहीं मालूम। जो सलाला और वो वाला ओमान जो है साउथ में, जैसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, जी उस जी तरह से है ओमान। जी ओमान दो ज्योग्राफिकली दो हिस्सों में है। जो नॉर्दर्न ओमान है उसका शेख, उनका लॉ, उनकी जो रूल वो अलग है। जो साउथ के जो ओमान है उनका लॉ, उनका रूल्स, उनकी जो सारी जो प्रणाली वो अलग है। और ये दोनों आपस में कभी कभी एग्री करते हैं। तो ओमान की उस पर अलग प्रोग्राम जा सकता है, लेकिन ओमान इसलिए नहीं वर्चस्व दिखा पा रहा है क्योंकि दोनों अपने आप में ये अग्री कर लें पहले कि करना चाहिए कि नहीं करना ठीक बात है, चाहिए। ठीक बात दुर्गेन है, जी, ठीक है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने ओमान को लेकर कही कि अगर ओमान थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, हम एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर बात करेंगे तबाही की जंग पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है और इजराइल ने भी बाहें चढ़ा ली। वो कह रहा है कि बिल्कुल नहीं, इनको तो ये एक तरीके से भरोसे के काबिल नहीं, और इनको तो बिल्कुल हम अपने अस्तित्व के लिए इनको छोड़ेंगे नहीं किसी हद तक। बात हम फिर तबाही की जंग पर कर रहे हैं और सीधे रुख करेंगे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ सर का। डिफेंस एक्सपर्ट हैं और जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। देवनाथ सर, अभी तक जिस प्रकार से भी अगस्टीन सर और पावा सर ने बातें कही, भारत का दृष्टिकोण अगर रखें तो हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए, और किस तरीके से हमें अपने आप को सुरक्षित और समृद्ध करके रखना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए पता नहीं कितने दिनों तक चले और कितने तरीके हो सकते हैं युद्ध के। देवनाथ सर। जी हाँ दुर्गेंद्र जी, भारत ने इस युद्ध से पहले से ही ये तय कर लिया था कि तीन चीजें हमारी विदेश नीति के बहुत निहित एसेंशियल हिस्सा हैं। एक, हम अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत करेंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे कि अमेरिका और भारत के बीच में तल्खी बढ़े। दूसरी, ईरान के साथ हमारी दोस्ती हमेशा से ही मजबूत रही है, हजारों साल से, सैकड़ों साल से। और अभी ईरान में भारत बहुत अच्छी तरह से एंगेज रहेगा भविष्य में। चबहार पोर्ट में हमने पिछले 10 साल में देखिए, चबहार में $750 मिलियन
प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। सर वहां भी अटैक की खबरें हैं, चाबहार में भी अटैक की खबरें हैं सर। हाँ हाँ, तो हम चाहते हैं युद्ध खत्म हो। हम तो चाबहार से, तेहरान से होते हुए जो रशिया तक रास्ता जाएगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के द्वारा, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेडिंग कॉरिडोर बन रहा है, उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो कि रेल लिंक होगा, रोड लिंक होगा और कैस्पियन सी से समुद्री लिंक होगा। सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के साथ हमारी दोस्ती जो है वो अटूट रहनी चाहिए, विदेश नीति का हिस्सा है। जहां तक हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस रिसर्च है, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, सब इजराइल के साथ बहुत ही घनिष्ठ तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में एंगेज हैं। आप तेजस प्रोडक्ट देख लीजिए, तेजस में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं सब इजराइल द्वारा दिए जा रहे हैं। तो हम इजराइल के साथ किसी भी तरह से अपनी जो मजबूत दोस्ती है उस पर आंच नहीं आने देना चाहिए। तो कुल मिला के अभी तक हमने बहुत सक्सेसफुली इसको नेगोशिएट किया है। इसका फल हमें मिला है। आप देखिए 1 मार्च के बाद से ईरान ने कमोबेश भारतीय जहाजों को रोका नहीं है। 1 मार्च के बाद से ईरान ने कुछ देशों के जहाजों को फ्रीडम दिया है कि आप जाइए। उनमें कौन शामिल है? रशियन शिप्स, नॉर्थ कोरियन शिप्स, चाइना के शिप्स, पाकिस्तान के जहाज और भारत के जहाज। तो ईरान ने काफी कोशिश की है कि भारत के जहाज जो भारत के झंडा के साथ आ रहे हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ना रोका जाए। तो ये हमारी विदेश नीति की काफी प्रैग्मेटिक यानी वास्तविक सक्सेस दिखाती है। भविष्य में क्या होगा भारत और इन 3 देशों के रिश्ते में, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी ने देखिए क्रिटिसाइज बहुत किया गया था जब वो 26 और 27 फरवरी को इजराइल में गए थे। काफी अंदेशा था कि शायद इजराइल और भारत के बीच में जो दोस्ती है उसको और मजबूत करने गए। एक हमारी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की एक दिक्कत है। इजराइल से हमने 80 के दशक से ही अलग अलग हथियार या उनके जो ब्लूप्रिंट्स हैं वो लेने शुरू कर लिए। हमारी जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसका काफी बड़ा हिस्सा जो है वो इजराइल ने हमें मदद की है बनाने में, डेवलप करने में। तो जैसे ही मोदी जी आए वहां से वापस तो बमबारी चालू हो गई। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। 30 या 40 टॉप कमांडर्स को भी और पॉलिटिकल लीडर्स को भी मार दिया गया। भारत ने बहुत मेजर्ड तरीके से ईरान के साथ सहानुभूति दिखाई। हमारे विदेश मंत्री तो नहीं गए अभी जब अयतुल्ला अली खमेनी की सुपुर्द खाक की रस्में थी, लेकिन ठीक है, हमने भारत की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव टीम को वहां भेजा और ईरान ने भारत को शुक्रिया भी कहा है। दुनिया के 70 से ज्यादा देश के प्रतिनिधि गए थे। भारत के जो प्रतिनिधि गए थे उन्होंने वहां पर धार्मिक एंगल से भी पार्टिसिपेट किया। देखिए, मैं पूरा कन्वे ये करना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति में हम ईरान को नाराज करके अमेरिका और इजराइल को खुश नहीं करना चाहते और इसी तरह से अमेरिका और इजराइल को नाराज करके हम ईरान को खुश नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक बैलेंस, एक सामंजस्य रहे। जी ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कह दी, लेकिन बातें दोनों सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। मेजर विराट, उत्तम कुमार सर ने बड़ी बेहतरीन बातें की हैं और सुनने में दोनों अच्छी लगती हैं। इधर कहे साहब हम लोग बड़ा बैलेंस, बिल्कुल तुला लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, बैलेंस बना रहे हैं। लेकिन सर, अयतुल्ला खमेनी साहब की हत्या की निंदा करने में हमें बहुत समय लग गया। भारत के विपक्ष ने बिल्कुल सरकार की नाक में दम कर लिया, तब सरकार की तरफ से एक निंदा प्रस्ताव हो गया। ये कैसा बैलेंस है सर? दूसरी तरफ ईरान ने जो शुक्रिया अदा किया भारत की जनता का किया है, यहाँ की आवाम का किया है कि वो हमारे लिए प्रदर्शन करती रही, खड़ी हुई। किसी सरकार का उसने नहीं किया शुक्रिया कभी भी, मैंने नहीं सुना। आपको सुना हो तो आप बता सकते हैं मुझे और मुझे करेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं? अजय जी कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल अमेरिका परस्त हो गए हैं, घुटनों के बल लेट गए हैं, वो जो कह रहा है इससे तेल खरीदो, खरीद रहे हैं, नहीं करो, उठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। क्या
क्या चल रहा है सर? कैसे हम इसको बैलेंस कैसे मान लें हम इसको? देखिए चौहान साहब, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि अपने मंतव्य को, अपने टारगेट को आप पूरा करते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली कार्यक्रम पे या माइट इज राइट वाले एक एडेज पे वो काम कर रहा है। दूसरी चीज, भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए भारत के लिए कहीं ना कहीं ये ओवरऑल चिंता का विषय है। सिर्फ एलएनजी और जो गैस है और जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी बात नहीं। उसके बियॉन्ड दिक्कत ये भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी जो इमेज है वो ऊपर करने की कोशिश की, बढ़ाने की कोशिश की। और भारत जैसा कि हमेशा प्ले सेफ वाली जो डिप्लोमेसी है वो कई बार भारत को मदद भी करती है, बट हर जगह वो काम नहीं आती। जब भारत की खुद की ऊर्जा सुरक्षा जब वो खतरे में है तो भारत को थोड़ा और ज्यादा प्रैग्मेटिकली और ज्यादा अग्रेसिवली इस पूरे खेल को समझ के इसमें अपनी भूमिका निभाने की जरूरत थी, पर वो नहीं किया गया। आपने कहा कि 5 दिन बाद हम लोग ने निंदा की। ये जो हमला हुआ 28 फरवरी को खamenei साहब की का इंतकाल हुआ, उनको मारा गया, उसके 5 दिन बाद भारत ने इस बात की निंदा की। देखिए कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि आप बीच बीच के रास्ते से जब तक चलते रहेंगे तो ना आप साइड ए की तरफ माने जाएंगे ना साइड बी की तरफ माने जाएंगे। और सर अगर कोई ऐसा मौका भी आ सकता है, विराट सर कोई ऐसा भी मौका आ सकता है कि दोनों मिलकर पीटें बीच वाले को, ये भी हो सकता है। जी दिक्कत है। आप देखिए ना, हमारे सेलर्स मारे गए जब उनका अमेरिका ने अटैक किया तो हमारी शिप्स, टैंकर्स जो डिस्ट्रॉय हुए, और ईरान के प्रशिक्षु नौसैनिक आए तो हमारी सीमा में मारे गए। हम झटकते रहे, हम यूं करते रहे भाई साहब कि ठीक है वो हमारे यहाँ नहीं थे, वो भारतीय नागरिक नहीं थे, ये नहीं। हमारे घर कोई मेहमान आए, उसको पड़ोसी वाला गिरा के मार दे, हत्या कर दे उसकी, हम क्या कहेंगे फिर? वही तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज ठीक नहीं है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से जो ईरानी शिप निकली थी उसको भी अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया। 80 के करीब उनके सेलर्स मारे गए। तो देखिए कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी लांछन लगता है कि हम अपनी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिसको हम दोस्त मानते हैं वो हमें बिना बताए हमला कर देता है। मोदी जी भी जब गए थे इजराइल तो अचानक से उसके अगले दूसरे दिन ही हमला हो गया। ये अच्छे संकेत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जाते हैं कहीं पे, वहां पे लड़ाई शुरू कर देता है दूसरा देश जिससे आप मिलने गए थे, तो ये अपने आप में आपकी डिप्लोमेसी के ढीलेपन को दिखाता है। और पाकिस्तान ने देखिए कहीं ना कहीं अपनी इमेज को अप किया है इस मामले में। उन्होंने दिखाया, भले ही उनकी कोई हिम्मत औकात जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं थी, फिर भी उन्होंने इसमें डिप्लोमेसी में अपना पार्टिसिपेशन किया और अपने आप को पैसा भी दिलवाया। आईएमएफ से भी पैसा मिला है इनको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिला। और सर जिससे हम दोस्ती का दम भरते हैं ट्रंप साहब से, वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है हमारे दुश्मन की, बिल्कुल माला जप रहा है ऐसे ऐसे करके कि वो बहुत बड़ा लीडर है। उनके जो फील्ड मार्शल साहब की तो माला ही जप रहा है वो, बिल्कुल ट्रंप साहब। देखिए चौहान साहब, सिर्फ बात जो कही जाती है उसमें खुश या दुखी होने की बात नहीं है, पर पैसा मिल रहा है पाकिस्तान को, ये गड़बड़ है। वो उसी पैसे से हथियार खरीदेंगे और फिर से हम पे हमला करेंगे, ये गड़बड़ है। भारत किसी भी तरीके से न पक्ष ए न पक्ष बी की तरफ जाता है। ये मैंने फिर कह रहा हूं कि कई जगहों पे ये अच्छी डिप्लोमेसी मानी जाती है, पर सब जगह आपके लिए ये अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके तेल, आपकी एलपीजी जो आपको मिडिल ईस्ट से मिल रही थी वो फंस रही है। आपको ये कहना पड़ेगा अमेरिका से कि भाई हमें यहाँ से या तो आप अपनी तरफ से सप्लाई करिए सस्ते दामों पे, नहीं तो आप हमारे किस तरीके के दोस्त हैं जब आप हमको ये। सर ये स्थितियां क्यों बनी? मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा कि ये स्थितियां क्यों बनी? क्या ये पहले से चली आ रही? क्या नेहरू जी की करतूत है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल्कुल कि हम पूछ कर खरीदें। ये नेहरू जी कोई ऐसा ट्रीटी करके गए, जरा हम पावा साहब के पास जाएंगे, ये हमें बताएंगे कि क्यों नेहरू जी कोई ऐसी हरकत कर गए हैं जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। सर हम क्यों पूछे? सर हम क्यों पूछे? छोटे छोटे देश, श्रीलंका जैसे देश, जब वो नाविक डूबते उनको बचाते हैं तो कहते भाई मेरा धर्म है, मैं बचा रहा हूं। हम ये भी नहीं कह पाते सर एक कविता है, क्षमा शोभती भुजंग को जिसमें भरा गरल हो। तो अगर हम फुफकारना भी छोड़ देंगे और अपने घर शीशे के बनाकर बैठ जाएंगे और फिर ये सोचेंगे कि कोई पत्थर ना मारे, तो ये कैसे संभव है? बेचारे नेहरू जी तो उसी दिन से चुप हो गए थे जिस दिन से हमारी नानी ने उनका कॉलर पकड़ा था। लेकिन आप यकीन रखें कि आपने बताया था बड़ा ही वो चर्चित प्रसंग है कि भाई मुझे आजादी में क्या मिला।
मैं उसी संदर्भ में बताता हूं, अगर आज हमारी नानी जिंदा होती तो वो नेहरू जी का कॉलर नहीं पकड़ती, गर्दन पकड़ के झिंझोड़ देती और पूछती कि पंडित तूने यही वाली आजादी हमें दी थी जहां हमारी कुर्बानियों के बावजूद हमारी सरकार घुटने टेक के बैठ गई है विदेशियों के सामने, और उन लोगों के सामने सरेंडर करके बैठ गई है। ये जैसे राहुल अच्छा गांधी कहते पावा हैं, साहब, इस तरह की जो आप बातें करते हैं ना पावा साहब, आप इस तरह की जो बातें करते हैं, लोग डराते हैं, अरे अरे विदेश नीति पे मत बोलो, विदेश नीति पे मत बोलो, इस पे मत बोलो, उस पे मत बोलो, ये भी डराया जाता है लोगों को, कह रहे मत बोलो भाई, ये तो बड़ा सेंसिटिव मसला है सेंसिटिव मसला सर। सर अगर रेत में गर्दन फंसाने से दुश्मन भाग जाता होता, ये अगर आंखें बंद करने से बिल्ली चली जाती, तो ना तो कोई कबूतर मारा जाता आज तक और ना कोई शुतुरमुर्ग को ठीक है नुकसान सर, देता। ठीक है सर। मैं मोहम्मद अली शाह साहब के पास जाऊंगा। शाह साहब, आप तो बहुत जोशीले और ज़बरदस्त अफसर रहे हैं। अभी जो हालिया जो हमला हुआ है ताज़ा, दोनों में एक बार फिर छिड़ गई है, उधर इजराइल में बाहें कर रही हैं, मिलिट्री के दृष्टिकोण से तो खैर अभी हमारा कहीं कुछ है ही नहीं भाई, ना हमें कुछ लेना है ना देना है, ना हमारे कोई मिलिट्री का मूवमेंट है, ना हमारा कोई मिलिट्री एक्शन हमारी तरफ से कहीं मतलब ही नहीं कोई, क्योंकि हम तो थर्ड पार्टी हैं, वापस लड़े झगड़ें। लेकिन एक सैनिक के तौर पर, एक देश के तौर पर हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए ताकि हमें हमारे घर की रोटी पकती रहे, हमें PNG CNG LNG जो भी हमें मिलता रहे, हमें पेट्रोल मिलता रहे, इस तरह की चीज़ों के लिए क्या हमें काम करना चाहिए? मेजर साहब आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम, अनम्यूट करिए प्लीज। मेजर साहब आप ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल नहीं। मेजर साहब की आवाज़ ठीक कीजिए। मैं ये सवाल कर्नल भाटिया की तरफ टास्क करता हूं। कर्नल भाटिया, अगर मेरा सवाल सुन पाए हो तो जवाब दीजिए प्लीज। भारत इस समय एक बड़ी थिन लाइन पे मूव कर रहा है और जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है हमारे नेशनल इंटरेस्ट को। ये विदेश नीति का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जी कि विदेश नीति उस लाइन पे चले जिसमें देश की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका देखभाल हो सके। इस समय भारत को क्या चाहिए? भारत की वल्नरेबिलिटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और कुछ हद तक हमारी जो इकोनॉमी इस समय उस स्थिति में है उसको मजबूत करने की। तो भारत ने जो रुख अभी तक अपनाया है इसकी मैं हिस्ट्री में आपको लेके जाना चाहता हूं, केवल 1 मिनट लूंगा जी। वो दौर था जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया था, तब तक भारत अमेरिका के साथ इतना क्लोज नहीं था, लेकिन उन्हीं दिनों उनके राष्ट्रपति का विजिट हुआ। भारत के साउथ ब्लॉक के अंदर काफी तब्दीलियां हुई हमारी विदेश नीति में और हमारी डिफेंस नीति में। प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी और डिफेंस मिनिस्टर मिलजुल कर इन्होंने जो डायरेक्शंस दिए तो हमारा सडनली रुख बदली हुआ। यूएसएस रशिया के बदले हम लोग अमेरिका की तरफ हमारा रुझान दिखना शुरू हुआ, जिसपे कि रशियंस ने कमेंट भी किया। मैं उस समय आर्मी हेडक्वार्टर्स की फॉरेन डिवीजन में पोस्टेड था और इन चीजों को एहसास करता था और देखता था। तब से हमारा रुझान यूएस की तरफ बढ़ता चला गया और हमारी डिपेंडेंसी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट आल्सो इंक्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और रशिया के साथ हमने एक अच्छा काम यह किया कि रशिया का साथ हमने कभी छोड़ा नहीं। इस समय जब हमारी वल्नरेबिलिटीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हैं तो तब हमें रशिया से सपोर्ट मिल रहा है और हम काफी हद तक हमारी डिपेंडेंस रशिया पे हो गई है, जबकि यूएस ने इसके खिलाफ काफी हद तक सैंक्शंस लगाने का प्रयास किया था, लेकिन उस सैंक्शंस के बावजूद हम लोग रशिया से अभी तक पेट्रोलियम इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब आज की स्थिति जो है, रशिया के जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं वो भी कुछ काफी हद तक डैमेज हुए हैं, जिसके कारण रशिया खुद अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की देखभाल नहीं कर पा रहा है, पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो भारत को इस समय चाहिए और ऑल्टरनेट सोर्सेज जो कि हमने एक्सप्लॉइट किए हैं अभी तक। फॉर एग्जांपल गैस के लिए अभी हम ऑस्ट्रेलिया पे बातचीत कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अभी हाल में
कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया होकर आए जी। हैं, शायद वहां से हमारी गैस पूर्ति हो सके। इसी प्रकार वेस्ट अफ्रीका से हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं और यूएस से तो हम प्रोडक्ट्स ले ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस समय जो हमारी विदेश नीति है एक बड़ी थिन लाइन पे चल रही है और वल्नरेबल है। हमें आगे के कदम अपना देश को जो हित है उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना होगा। जी जी, बड़ी बड़ी नपी तुली बात कर्नल भाटिया ने कही है और वो भी बता दिया। एक जिम्मेदार और एक्सपर्ट का ये काम होता है कि अपनी बात भी कह दें और चीज़ें ऐसी लगें कि नहीं नहीं ये तो बहुत सब अच्छा ही है। हम भी मानते सब अच्छा ही होना चाहिए। मेजर मोहम्मद अली शाह की तरफ जाएंगे। शाह साहब, ज़रा ये बताइए, कर्नल भाटिया ने कहा कि भाई बिल्कुल हम थिन लाइन पे चल रहे हैं विदेश नीति के मामले में, उनका अनुभव भी रहा है, उन्होंने काम भी किया है। वास्तव में क्या हमारी सिर्फ हमारी भूमिका भी इसमें यही रहेगी कि साहब केवल हम हमें गैस दे दो, हमें पेट्रोल दे दो, हमें गैस दे दो और हम कहते हैं हम विश्व गुरु हैं? मेजर अली शाह। जी हाँ, मैं ये कहूँगा आपको कि जितने भी आपके पैनल हैं सबकी बात में दम है। खास तौर से मैं बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे फौज से हूँ, इसलिए जितने भी फौजी पैनलिस्ट हैं मैं बिल्कुल उनकी बात से ऑन द सेम पेज। इसकी वजह है खासतौर से यूके देना सर ने जो बात कही तो मैं बिल्कुल इनसे बिल्कुल सटीक इत्तेफाक रखता हूँ। इसके लिए क्योंकि देखिए अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा पहले भी मैं नहीं करता था, तो मैं अमेरिका पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। ठीक है, तो ये वाली बात है कि कभी भी युद्ध खुल सकता था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि युद्ध समाप्त हो गया है, सब सही हो गया है। मैंने उसी वक्त कहा था, मैं एक टीवी चैनल पे था, मतलब यहाँ पे पैनलिस्ट भी हैं यहीं से जी, मैंने कहा था कि नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात पे मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, ये वक्त ही बताएगा। और देखिए कुछ चंद दिन हुए हैं दोबारा बैक टू स्क्वायर वन हो गया, और जिस तरीके से ईरान और अमेरिका, कम से कम ईरान तो खड़ा हुआ अमेरिका के खिलाफ, कुछ भी बोलो तो बेसिकली क्या है कि अमेरिका का दुगला रवैया रहा है, जैसे अलीफ साहब ने कहा था पहले। और जितनी भी जंग लड़े हैं, चाहे लीबिया हो, इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, अमेरिका ने 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है अब तक, 100 से अधिक राष्ट्रों पे। 1953 में अमेरिका ने यही चीज ईरान के साथ की थी, सत्तापलट की थी। टॉप ईरान को जब बिठाया था 4041 को, उस टाइम पे मोहम्मद मोहद्दी को वहां से हटवाया गया था। और फिर अमेरिका ये करता आया है, और ये अमेरिका तो भूलेगा नहीं, इससे करता रहेगा ये। लेकिन अभी क्या होगा ना, उससे क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर निकल कर आ रहा है, जो कि बदकिस्मती चीन हमारा दुश्मन है, मगर चीन, रूस जो हमारा दोस्त है, और ईरान। अमेरिका एंड ऑफ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द अमेरिकन एम्पायर। अपना नुकसान अमेरिका खुद करवा रहा है और रास्ते खोल रहा है अपने दुश्मनों को, चीन, ईरान के लिए। तो जब अगर अमेरिका को ये बात समझ में आ जाए कि उसकी ये बात नहीं चलेगी, तो सॉरी, अल्टीमेटली इट विल नॉट हैपन। वहां पे शांति आ ही नहीं सकती फिर। और उससे हिंदुस्तान को, देखिए अभी जब युद्धबंदी हुई थी, तो युद्ध समाप्ति में, युद्धबंदी नहीं, युद्ध समाप्ति हुई थी कुछ दिन पहले, तो बड़ी अच्छी बात थी, हिंदुस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात थी, पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात थी। लेकिन कुछ चंद दिन दोबारा बैक टू स्क्वायर वन हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मज जो है दोबारा वहां पे कम पे कम पे कम हो जा रही है, व्यापार कम हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी गिर रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं आपने। मैं ग्रुप कैप्टन उत्तम देवनाथ सर की तरफ फिर एक बार रुख करूंगा। सर, तमाम बातें हैं, आपने एक तरीके से जो बात कही कि हमारी जो दिशा है विदेश नीति में, देखिए सामरिक दृष्टिकोण से तो हमारी कोई भूमिका बचती नहीं है ही नहीं इसमें पूरे मसले पर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोग विद्वान लोग हैं, युद्ध के और तमाम चीज़ों के जानकार हैं, तो आप बेहतर देख सकते हैं। लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ कोई सामरिक भूमिका है भारत की
वैदेशिक विदेश नीति की बात करें तो लगभग एक चीज़ साउंड कर रही है कि भाई हम अमेरिका से हम ये कह सकते हैं कि साहब ये हमें करने दो, ये करने दो। ये स्थिति क्या एक दिन में बन गई है? ये बहुत दिनों से ये स्थितियां चल रही, जैसे अभी कर्नल भाटिया ने इशारा किया कि वाजपेयी जी जब आए तो फिर चीज़ें बदली, और अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि हम रूस के साथ हम रहे या रूस को हमने नहीं छोड़ा। हमें तो लगता है रूस ने हमें नहीं छोड़ा, हमें रूस को प्रणाम करना चाहिए कि वो हमारा हाथ पकड़े रहा, नहीं तो हमने तो पूरी वो काम किए हैं जो छोड़ देना चाहिए हमें। देवनाथ सर। जी हाँ दुर्गेंद्र जी, इसमें कोई शक नहीं है कि रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, मुसीबत में भी हमारे साथ रहा। और रूस के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो तो पहली पंचवर्षीय योजना से ही चालू हो गई थी जी। जब रूस ने हमारे यहाँ बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े डैम्स, स्टील मिल, फिर IITs बनाने में सहयोग देना शुरू किया। हमारे शुरुआती दौर में जो बंदरगाहों में जितनी इम्प्रूवमेंट की गई दूसरी, तीसरी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ज्यादातर कैपिटल इक्विपमेंट रशिया से ही आया था। कारण भी था क्योंकि अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान ने सीएटो ज्वाइन कर लिया, सेंटो ज्वाइन कर लिया, और अमेरिका को ऐसा लगा कि भारत काबू में नहीं आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने श्री माओ बंदर नायक और मिस्र के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ मिलकर नैम चालू कर दिया, तो अमेरिका को लगा कि भारत एक बिगड़ैल बच्चा है। देखिए ये देखना पड़ेगा कि आस्ते आस्ते हम रूस से दूर नहीं गए, लेकिन आस्ते आस्ते अमेरिका भारत को रशिया के पास ले आया। इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि बड़ी तादाद में, मैं इस कहानी को अगर आप देखें 70 की दशक से बड़ी तादाद में भारतीय अमेरिका जाके सेटल होने लगे। तो अभी आज की तारीख में लाखों करोड़ों भारतीय जो हैं विदेश में हैं, अमेरिका में हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs बन गए हैं। इसकी शुरुआत कैसे की अमेरिका ने? उन्होंने हमारे देश के जो माता पिता थे उनको 70 और 80 के दशक में कन्विंस करना शुरू कर दिया कि सोफिस्टिकेटेड पढ़ाई बच्चों की सिर्फ अमेरिका में हो सकती है। देखिए भारत के माता पिताओं की बात कर रहा हूँ, गार्जियंस की 70-80 की दशक की बात कर रहा हूँ। किसी ने भी अपने बच्चों को रशिया नहीं भेजा। आज भी आप देख लीजिए कितने माता पिता, आपको 6 माता पिता भी नहीं मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं अपने बच्चे को उच्च हायर एकेडमिक एजुकेशन के लिए रशिया भेज रहा हूँ। लेकिन लोग यहाँ पर एक पैरानॉइड फीलिंग है कि अमेरिका जाना है। लोग जमीन बेचते हैं, अपने परिवार के गहने बेचते हैं। क्यों? अपने बेटी को या अपने बेटे को अमेरिका में MBA कराना। एक अजीब सा माहौल है। तो ये अमेरिका ने आस्ते आस्ते एक सॉफ्ट पावर हासिल कर ली। अब ये सारे बच्चे जो इंडियन बच्चे अमेरिका में पढ़े 80 के दशक में, 90 के दशक में, फिर इनको ग्रीन कार्ड मिल गया, अमेरिकन सिटीजन बनना शुरू हो गए। ये लोग अमेरिकी की ट्रेड इंडस्ट्री में लीडरशिप के रोल में आ गए। तो अब अमेरिका ने बिना कहे भारत के मानसिक पटल पर अपनी ड्राइंग बोर्ड खोल ली है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी इस पैनल में हम 3 या 4 पैनलिस्ट फौज से हैं। अमेरिका ने क्या किया, भारत के यंग कैप्टन्स को और मेजर्स को एनकरेज किया कि आओ अमेरिका में इस कोर्स को ज्वाइन करो, अमेरिका में उस कोर्स को ज्वाइन करो। उन्होंने ये भारत सरकार को बोला कि चलो ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं। उन्होंने भारत सरकार को बोला कि, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोला कि हम एक्सचेंज प्रोग्राम चलाएंगे। तो हमारे यहाँ से यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट, यंग स्क्वाड लीडर अमेरिका में गए ट्रेनिंग के लिए। अमेरिका ने भी अपने यंग कैप्टन्स एंड मेजर्स, उनके यहाँ एयरफोर्स में कैप्टन मेजर का रैंक होता है, इंडिया में भेजा। मैं MiG-23 उड़ाता था एयरफोर्स में, 34 साल रहा। तो बड़ा एक अद्भुत सा कॉम्बिनेशन हो गया। फिर एक ऐसा दौर आया जब अमेरिका ने भारत को कन्विंस कर लिया और हमने आस्ते आस्ते अमेरिकन हथियार खरीदने, ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जी। आर्मी ने बोला ठीक है, आर्मी दुनिया भर में टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां खरीदती रहती है, आर्मी को चाहिए था गन्स। और कैसे कैसे करके उस गन्स की स्पेसिफिकेशन ऐसी बनाई गई कि हमने अमेरिका से M777 खरीद लिए।
आप देखिए इंडियन एयरफोर्स को देख लीजिए, कैसे कैसे इंडियन एयरफोर्स को हमने, पहले रशियन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आते थे, एक दौर ऐसा था AN-12, जो मेरे आर्मी के बंधु हैं उनको मालूम है। AN-32 आज तक इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट का बैकबोन है। IL-76 60 के दशक में, 70 के दशक में इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन था हेवी एयरक्राफ्ट लिफ्ट के लिए। IL-7 सब रशियन। फिर आस्ते से अमेरिका ने कुछ ऐसी घुड़की चली कि आज हम यूएस से उनका C-130 लेके चलते हैं, हमारी एयरफोर्स की बैकबोन बन गई है, जो मीडियम टैक्टिकल लिफ्ट के लिए। C-17 ग्लोब मास्टर हमने अमेरिका से ले लिए हैं। ठीक है। तो रशियन स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट IL-76 को रिप्लेस कर लिया है। तो ऐसे कर अपेची अटैक हेलीकॉप्टर, देखिए हमें अटैक हेलीकॉप्टर चाहिए था, भारत में हमने कोशिश की, अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय बनाया, लेकिन लगा कि शायद वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। तो दुनिया भर में अटैक हेलीकॉप्टर कहाँ से लाए? पहले हम अटैक हेलीकॉप्टर रशिया से लाते थे। Mi-25, Mi-35 बहुत अच्छा बेहतरीन रशियन हेलीकॉप्टर गन प्लेटफॉर्म था। आर्मी के कोऑपरेशन के लिए जो हम करते हैं क्लोज एयर सपोर्ट मिशन, अटैक हेलीकॉप्टर अब उन्होंने बेच दिए अपेची। अब आखिरी स्ट्रॉ में सेंटेंस बोलना चाहता हूं, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया 2000 के आसपास, कि जब हम तेजस बना रहे थे, उन्होंने तेजस के अंदर GE का F404 इंजन लगवा दिया। इसकी कैसे लगवाया उन्होंने? तेजस के अंदर 2001 में जब हमने तेजस का पहला प्रोटोटाइप उड़ाया तो अमेरिकन इंजन GE F404 के साथ उड़ाया। उसके बाद सारी कहानी बदल गई। अब इंडियन एयरफोर्स ने 180 तेजस बनाने अगले 10 साल में, अमेरिकन इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 बनाने की कोशिश कर रही है DRDO ADA के साथ मिलकर, उसमें भी अमेरिकन इंजन। जो AMCA बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें भी अमेरिकन इंजन। कैसे कैसे करके फ्रांस के सेफ्रॉन इंजन को बैकग्राउंड में डाल दिया, ब्रिटिश इंजन को बैकग्राउंड में डाल दिया। अब अगले 50 साल के लिए हम अमेरिका के बंधक बन गए हैं, क्योंकि ये बहुत जो बड़ी बात। तेजस मार्क 1-2 बना रहे हैं 50 साल तक रहेंगे अमेरिकन इंजन। तो 2080 तक अब हम अमेरिका के इंडियन एयरफोर्स खास तौर से अमेरिका के बंधुआ मजदूर बन गए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। जकड़ से कैसे निकले किसी को समझ नहीं आ रहा, एयरफोर्स को तो समझ में ही नहीं आ रहा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि 2080 तक हम बंधुआ बन गए। आपने पूरी जर्नी बता दी कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। अगस्टीन सर की तरफ मैं रुक करूँगा। डॉक्टर अगस्टीन, अभी देवनाथ सर ने कहा कि भाई अब इससे कैसे निकलें, ये पजल है, कैसे निकलें सर? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है दुर्गेश जी, वो है जिसका मैं बिल्कुल हम सभी शायद पक्ष में हैं, वो है आत्मनिर्भरता। और ये आत्मनिर्भर होने की जो हमारी कोशिश जो है 1947 से शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो देर से आए दुरुस्त आए। हम आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, काफी लोगों को ये किस्सा मालूम नहीं है जी। जब पोखरण 2 जब हमने किया था, तो पोखरण 2 के दौरान जो LCA जिसको हम कहते थे पहले, अभी हम तेजस कहते हैं, LCA का या तेजस का इतना डिले होने की जो सबसे बड़ी रीजन रही है पोखरण 2 का जो न्यूक्लियर ब्लास्ट है। उस दौरान ये जो सॉफ्टवेयर है इसका, जिसको फ्लाई बाय वायर कहते हैं, जो फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर हम अमेरिका से ले रहे थे, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे सारे देश जो है हम पे सैंक्शन लगा दी थी, और हमें तेजस को कुछ दिनों के लिए तेजस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। कुछ दिनों के लिए नहीं, लगभग 1.5 साल के लिए बंद करना पड़ा। आज जब मैं देखता हूं वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्यों? क्योंकि हमने फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर होम ग्रोन किया, मतलब खुद बनाया हमने। आज हमारा जो फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर है, मैंने फ्लाई बाय वायर जहाज उड़ाया हूं, मेरे पीछे लगाया हुआ है मिराज 2000। हमारा फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर दुनिया में अव्वल नंबर का फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर है। फ्लाई बाय वायर सॉफ्टवेयर इतना आसान नहीं है बनाना जी। तो जब आपको आपदा में अवसर की जो बात करते हैं हम, तो अभी हम ये समझ चुके हैं कि अमेरिका एक
किसी का भी दोस्त नहीं हो सकता। हेनरी किसिंजर जब 56th सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे शायद, उन्होंने बताया अमेरिका के साथ जो दोस्ती दुश्मनी खराब है, लेकिन अमेरिका के साथ दोस्ती जो है वो फेटल है। और ये हेनरी किसिंजर ने कहा है ये बात, मैं आप या किसी मिडिल ईस्ट वाले ने सर नहीं हमारे कहा। नीति निर्धारक और इसको ये- नहीं पढ़ते क्या? इसको नहीं पढ़ते क्या? इस तरह कथन को पढ़ते नहीं क्या? मनन नहीं करते कुछ जो लोग नीतियां बनाते नहीं, हैं? देखिए उसी पे मैं अगली बात में जल्दी से रख देता हूँ। जी सर। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, वो भाटिया साहब ने इसका जिक्र भी किया था। हमारा इंटरनेशनल जो आइडियोलॉजी रही है वो रही है क्राइसिस के आधार पर। आज क्राइसिस क्या है उसके ऊपर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी स्थित है, और हम हमेशा अपने जो नागरिक हैं उनका हित ऊपर रख करके अपनी डिप्लोमेसी तय करते हैं। और नागरिक का, अगर आम लोग आप और मैं, हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? हमारा चूल्हा जले और हमारी गाड़ी चले। और चूल्हा और गाड़ी, इसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल पर निर्भर होना जरूरी है। और इसके लिए हमें किसके साथ दोस्ती ना करनी पड़े या किसी को कुछ ना कहना पड़े, दिल पे पत्थर रख करके हम कुछ नहीं कहते हैं। हम नॉन अलाइंड रहते हैं, क्योंकि हमारी सर्वोच्च रिक्वायरमेंट ये है कि हम आपका चूल्हा जले और हम आपका गाड़ी चले। थैंक यू सर। एक छोटी सी टिप्पणी अजय जी, कार्यक्रम खत्म होने का वक्त थोड़ा पार कर चुका है, केवल 20 सेकंड अजय जी मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणी करें। अभी अगस्टीन सर ने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई हमारा चूल्हा जले, बस इतना ही इल्तिजा है। बोलिए। एक बात मैं पहले जिक्र कर दूं कि तेजस की हम बात करते हैं। तेजस अभी हाल ही के दिनों में दुबई में एयर शो में गया था, क्रैश हुआ। हमें पूरी दुनिया में पेश करना था कि हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं, लेकिन फेल हुए क्योंकि उसमें जिन देशों के उसमें इक्विपमेंट्स लगाए गए, हमने मेक इन इंडिया नहीं किया, हमने तमाम जगह से लाके असेंबल किया है, और उसका नतीजा हमें वहां फेस करना पड़ा। नंबर 1, पूरी दुनिया में हमें उसकी बेइज्जती उठानी पड़ी। नंबर 2, जब हमारे चूल्हे चलाने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से फ्यूल का जो बात होती है वो वैश्विक रूप से हमारे लिए पश्चिम एशिया का संकट है, लेकिन उससे बड़ा संकट हमारे लिए अमेरिका है। और अमेरिका ने जिस तरह से 50% टैरिफ लगाया और सब लगाया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, जिसका मुकाबला करना है। नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बजाय भारत को निर्भर बना दिया है, परजीवी बना दिया है। और इसको देखा जा सकता है, चाहे खनिज हो, ईंधन हो, तेल हो, औसान हो, सब हम आज भारी मात्रा में विदेश से आयात कर रहे हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और दूसरी चीजें हैं वो पूरी तरह आयात कर रहे हैं। जो हमने अपने यहाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इनसे बनाते थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है। आप भारत की किसी भी फैक्ट्री का, जो भारत की पीएसयू थी या अदर्स थी, उनका यदि आप डेटा लेंगे तो आप पाएंगे हम सब खत्म हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा अजय जी ने आखिरी में इस कार्यक्रम को समाप्त किया कि हम आत्मनिर्भर होने के बजाय निर्भर हो गए हैं क्या, इस पर जरूर सोचिएगा। और एक बात अगस्टीन सर ने बड़ी महत्वपूर्ण की कि भाई अगर हमें अपना चूल्हा चौका ठीक रखना है तो हम नॉन अलाइन के चक्कर में ना पड़े, हमें किसी के साथ अलाइन भी होना पड़े तो हम चूंकि पहले अपने देश की व्यवस्था में ठीक करनी, तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए या ऐसा हम जो हम कर रहे हैं वो ठीक है? ये 2 सवाल आप दर्शकों के लिए है। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।